अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी सेकंड क्लास है ACCA F4 की। और आज हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे वो है द कोड स्ट्रक्चर। सही, जो पहला टॉपिक था वो हमने प्रीवियस क्लास में कवर कर लिया था। अब आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो है द कोड स्ट्रक्चर। सही है। अब इस टॉपिक की हाइलाइट्स क्या हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। द हायरार्की ऑफ कोड्स, कोड्स ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंस एंड कोड्स ऑफ अपील। और उसके बाद हम देखेंगे हायरार्की ऑफ सिविल कोड्स, हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोड्स, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम एंड द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और ट्रिब्यूनल्स / एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल्स। क्योंकि आपका कोर्ट्स का जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है ट्रिब्यूनल्स में वो एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल्स है, तो इस टॉपिक में हम वो भी देखेंगे। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। हायरार्की ऑफ कोर्ट्स, कोर्ट्स ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस एंड कोर्ट्स ऑफ अपील। देखिए, जब भी कोई केस आता है कोर्ट्स में तो वो 2 लेवल पे होता है। सही, सबसे पहला लेवल जो है जहाँ से केस इनिशिएट होता है वो होता है कोर्ट्स ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस से, जहाँ सबसे पहला कोर्ट जहाँ केस सबसे पहले सुना जाता है। और उसके बाद आती है कोर्ट ऑफ अपील्स। सही, जहाँ पहले ही कोर्ट में जहाँ जो फैसले किए हुए होते हैं उसके खिलाफ अगर उसको बंदे को कोई जिसके खिलाफ फैसला आया है या जिसके खिलाफ फैसला गया है उसको अगर अपील करनी हो फिर वो जाता है कोर्ट ऑफ अपील में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। The system of court for criminal law is different from the court system for civil law. However, both criminal and civil law court system are hierarchical systems with lower courts and higher courts. जैसे कि मैंने बताया मैंने आपको कि हायर कोर्ट्स होती हैं और लोअर कोर्ट्स होती हैं जहाँ ये हायरार्की सेट हुई हुई है। सी, कोर्ट केसेस आर हर्ड इनिशियली इन द फर्स्ट इंस्टेंस। सी, सबसे पहले सबसे लोअर कोर्ट में ये केस सुने जाते हैं, लोअर कोर्ट जिसे कहते हैं। सी, a person may be able to appeal against a decision in a particular case. Appeals are made to a higher court. सही है, अगर बंदे को कोई इख्तलाफ है कोर्ट के फैसले से तो वो हायर कोर्ट में अपील कर सकता है। Similarly, a person may be able to appeal against a decision in an appeal court. This appeal will be held in an even higher court. अगर बंदे को अपील कोर्ट के फैसले से भी अगर कुछ इख्तलाफ है तो उससे भी हायर कोर्ट में जा सकता है। अब क्या हायरार्की है वो हम आगे भी देखेंगे। सही, The highest court of appeal for both criminal and civil case used to be the appeal courts of the House of Lords. The judicial authority of the House of Lords was transferred into the new Supreme Court of the United Kingdom by the Constitutional Reform Act 2005. अब 2005 से पहले जो फाइनल कोर्ट ऑफ अपील थी वो थी हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है, अब 2005 के बाद उन्होंने यूके ने एक अपना कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज लाया जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट फॉर्म की। तो सारे पावर्स जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास थे वो चले गए सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, आ गया है। However, appeals in matter concerning European Union legislation may be referred to the European Court of Justice or the European Court of Human Rights. अब जो यूरोपियन लेजिस्लेशन के मामले हैं वो जाते हैं यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में या जाएंगे वो यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में, वो फैसले वहीं होते हैं। ठीक है, Some civil cases are dealt with in the first instance, not in the court of law, but by a tribunal. Tribunals may be used to deal with matters relating to specific areas of the law. The most significant tribunal are employment tribunal, which deal with many disputes relating to employment law. There is a system for appealing against decision of a tribunal. मैंने आपको बताया था ट्रिब्यूनल्स भी होते हैं, ऑलमोस्ट उनको कह सकते हैं कि वो एक तरह का शॉर्ट कोर्ट नहीं लोअर कोर्ट ही होता है। उसके पास सारे इख्तियार तकरीबन एक कोर्ट जैसे ही होते हैं, लेकिन वो स्पेशलाइज होता है। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल है, वो स्पेशलाइज करता है एम्प्लॉयमेंट के मैटर्स डील करने में। ठीक है, ट्रिब्यूनल क्या होता है, उसमें किस तरह अपील आगे जाती है ये भी हम आगे नीचे देखेंगे। ठीक है, द हायरार्की ऑफ सिविल कोर्ट्स। अब हायरार्की का है, हायरार्की ये इस टेबल में रिफ्लेक्ट कर रही होगी। आई होप सो कि क्लियर हो सबको। ठीक है, 2 कोर्ट्स हैं, सबसे पहले लोअर काउंटी कोर्ट और क्राउन कोर्ट। सही है, उसके अगर फैसले से बंदे को इख्तलाफ है कहीं अपील करना है तो वो जाता है हाई कोर्ट में। ठीक है, अगर हाई कोर्ट के फैसले को भी अपील करना है तो वो या तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड भी कहा जाता था, या अगर एक्यूरेट हायरार्की के तौर पर चला जाए तो सबसे पहले हो जाएगा कोर्ट ऑफ अपील में। अगर वहाँ भी कोई चैलेंज करता है कोर्ट ऑफ अपील के फैसले को भी तो फिर वो जाता है सुप्रीम कोर्ट में। अब आए राइट हैंड साइड की तरफ देखें, एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल जैसे हमने बात की स्पेशलाइज तरीके की कोर्ट्स होती हैं, वहाँ एम्प्लॉयमेंट के मसले स्पेसिफिक मसले देखे जाते हैं। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल है, ये स्पेसिफिक मसले देखता है एम्प्लॉयमेंट के। ठीक है,
अगर वहाँ किसी बंदे को एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल के फैसले से इख्तलाफ है कुछ, तो हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट अपील्स ट्रिब्यूनल की तरफ, ठीक है। वहाँ से फिर वही, अगर वहाँ से भी फैसले को चैलेंज करना है अगर किसी बंदे को, तो वो जाता है कोर्ट ऑफ अपील की तरफ, और उसके बाद फिर आखिरी कोर्ट ऑफ अपील आपकी सुप्रीम कोर्ट है, जो चार्ट बना हुआ आ रहा है। ये स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस स्ट्रक्चर को याद कर लेना। आपके बंदे के माइंड में, F4 के स्टूडेंट की स्ट्रक्चर बिल्कुल माइंड में मेमोराइज होना चाहिए। ये क्या हायरार्की चल रही है, कहाँ से अपील किस तरफ जाती है, ये MCQ से बहुत टेस्ट होता है। ये MCQs के लिए हॉट टॉपिक है ये, तो मैं रेकमेंड करूँगा इस जो ये चार्ट है ना आपके सामने, इसको आप मेमोराइज़ कर लें, तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी एग्ज़ाम में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मोस्ट सिविल केसेस इन द फर्स्ट इंस्टेंस आर हर्ड इन अ काउंटी कोर्ट, although magistrate court have some civil jurisdiction, especially for dealing with family related matters under Children Act 1989. Country courts have a district judge and deal mainly with small claims and fast track cases. अब जो छोटे केसेस होते हैं, छोटी जो माइनर जो जुर्म होते हैं, उनके केसेस काउंटी कोर्ट्स में जाते हैं। क्या वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी जा सकते हैं? मजिस्ट्रेट कोर्ट भी होती है, उनके पास भी कुछ सिविल जुरिस्डिक्शन होती है, जैसे कि फैमिली मैटर्स, ठीक है। चिल्ड्रन एक्ट 1989 के बाद जो है आपकी मजिस्ट्रेट कोर्ट्स जो है उनको भी ऑथोराइज़ कर दिया गया कि आप फैमिली रिलेटेड मैटर्स देख सकते हैं। नॉर्मली ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होती हैं, क्योंकि फैसले जल्दी भी हो जाते हैं यहाँ पर, और मैटर्स इतने सीरियस नहीं होते, ठीक है। ये सबसे पहले सबसे लोअर कोर्ट्स की बात हो रही है यहाँ पर। अब हायर कोर्ट्स पे आते हैं। द हायर कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 3 डिवीजन्स एंड ईच डिवीजन डील विद डिफरेंट टाइप ऑफ सिविल केसेस। They deal in the first instance with major cases and they also hear appeals from county courts and crown courts. तो देखिए बड़े मसले होते हैं वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी चले जाते हैं, सही। अब हाई कोर्ट के कुछ डिविजन्स हैं जिसके बारे में बता रहे हैं। डिस्प्यूट रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट लॉ एंड टॉर्ट्स आर डेल्ट विद द क्वींस बेंच डिवीजन। हाई कोर्ट का एक डिवीजन इस किस्म के मामला को देखता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ के मामला को देखता है। Dispute related to company law and partnership law and cases related to land, mortgages and probes and bankruptcy are dealt with Chancery Department। एक चांसरी सेक्शन है, वो ये सब चीज़ें देखता है जिसमें बताया गया पार्टनरशिप, कंपनी लॉ वगैरह, विल्स वगैरह को, ठीक है। उसके बाद तीसरा डिवीजन है फैमिली डिवीजन। द फैमिली डिवीजन हियर केसेस रिलेटिंग टू द फैमिली एंड चिल्ड्रन रिलेटेड मैटर्स इंक्लूडिंग अपील्स अगेंस्ट डिसीजंस बाय मजिस्ट्रेट कोर्ट्स एंड काउंटी कोर्ट्स। सही, वो फैमिली डिवीज़न के केसेस भी देखता है और साथ साथ जो उनके अपील्स आती हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट और काउंटी कोर्ट की तरफ से इन फैमिली मामला में, उसको भी हाई कोर्ट डील कर रहा होता है। सही, आगे आते हैं हम एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल्स की तरफ। द एम्प्लॉयमेंट अपील ट्रिब्यूनल्स हेयर अपील्स अगेंस्ट डिसीजंस बाय एन एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल। द कोर्ट ऑफ अपील सिविल डिवीजन्स हेयर्स अपील्स फ्रॉम द लोअर कोर्ट्स इंक्लूडिंग द एम्प्लॉयमेंट अपील्स ट्रिब्यूनल। द कोर्ट यूजुअली हैज़ 3 जजेस whose decision is by majority। 3 जजेस होते हैं कोर्ट ऑफ अपील्स में, सही। सिविल डिवीजन की बात हो रही है यहाँ पर, 3 जजेस होते हैं और मेजॉरिटी जज जो फैसला लेते हैं, जैसे 3 में से कम 2 का ये फैसला अनोनमस होना चाहिए, उसके बाद फिर ये फैसला होता है इसमें, ठीक है। देयर इज अ फाइनल कोर्ट ऑफ अपील विच हेयर्स अपील्स अगेंस्ट डिसीजंस इन द कोर्ट ऑफ अपील्स एंड इन सब केसेस हाई कोर्ट्स। एक कोर्ट ऐसी भी है जो कोर्ट ऑफ अपील के फैसले भी देखती है और हाई कोर्ट के भी कुछ फैसले कभी कभार देख लेती है, वो कम बेश ऐसा होता है। द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील यूज्ड टू बी द अपील कोर्ट ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, बट इट इज़ नाउ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम फॉलोइंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एक्ट 2005। पहले इसको हाउस ऑफ लॉर्ड कहा जाता था, जो फाइनल कोर्ट ऑफ अपील होती है, अब उसे कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट। मैं पहले भी बता चुका हूँ ये ऊपर, ठीक है। अब आते हैं द हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। अब उसकी समझ यहाँ थी भी, ये भी मेमोराइज़ कर लीजिएगा लाजमी, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी। सबसे पहले जो केसेस जाते हैं वो जाते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट में, उसके बाद फिर वो जा रहे होते हैं क्राउन कोर्ट में। फिर तीसरा लेवल होता है इसका कोर्ट ऑफ अपील, क्रिमिनल डिवीजन का कोर्ट ऑफ अपील। अब दोनों डिवीजन के जो हैं कोर्ट ऑफ अपील अलग होते हैं, सिविल डिवीजन का अलग होता है और क्रिमिनल डिवीजन का अलग होता है। स्पेशलाइज बनाए हुए हैं, ठीक, अलग अलग किया हुआ ताकि केसेस फास्ट ट्रैक भी हों और स्पेशलाइज फैसले हों। क्रिमिनल डिवीजन होगा, उसमें जजेस जो बैठे होंगे वो स्पेशलाइज होंगे क्रिमिनल केसेस डील करने में। हालांकि जजेस तो स्पेशलाइज होता ही है ज़ाहिर है, लेकिन इस तरफ उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। उसके बाद फिर आप जाते हैं सबसे आखिरी कोर्ट ऑफ अपील जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ। अब सिविल कोर्ट में भी यही है सबसे आखिरी कोर्ट, और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी यही, क्रिमिनल कोर्ट्स में भी सबसे आखिरी सुप्रीम कोर्ट ही है। सही है, आते हैं थोड़ी सी डिटेल भी यहाँ पे दी हुई है।
मजिस्ट्रेट कोर्ट्स ट्राई माइनर क्रिमिनल ऑफेंसेस नोन एज समरी ऑफेंसेस। जो छोटे ऑफेंसेस होते हैं उसको कहते हैं समरी ऑफेंसेस, और इसी को मजिस्ट्रेट कोर्ट्स देख रही होती है। मोस्ट सीरियस क्रिमिनल केसेस इंडक्टिबल ऑफेंसेस आर ट्राइड इन द फर्स्ट इंस्टेंस इन अ क्राउन कोर्ट विद ट्रायल बाय जूरी। जूरी का मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था जूरी क्या होती है। अब सबसे ज़्यादा सीरियस क्राइम्स जो होते हैं जो फर्स्ट इंस्टेंस में सुने जाते हैं वो क्राउन कोर्ट में सुने जाते हैं। जो बड़े सीरियस मैटर्स होते हैं वो सबसे पहले क्राउन कोर्ट में सुने जाते हैं। हायरार्की समझ रहे हैं यहाँ पे। मजिस्ट्रेट कोर्ट जो है वो होता है फर्स्ट इंस्टेंस होता है छोटे मोटे ऑफेंसेस के लिए, सही। जबकि क्राउन कोर्ट को देखें वहाँ पे सबसे पहले वो केस आते हैं जो थोड़े से सीरियस नेचर के होते हैं। समझ में आ गई बात। अब देखें यहाँ पे जो जूरी के थ्रू ट्रायल होते हैं ये भी लिखा हुआ है यहाँ पर, सही। फॉर एग्जांपल द ओल्ड बेली इज़ अ क्राउन कोर्ट। ये ओल्ड बेली कोर्ट का नाम है। जैसे कि यहाँ पाकिस्तान में आप किसी कोर्ट का नाम ले लें यार, सिविक चलिए कोर्ट का नाम को मुझे याद नहीं आ रहा, कोई एग्जांपल आगे याद आएगी तो मैं आपको बताऊँगा। ओल्ड बेली कोर्ट का नाम है बेसिकली, क्योंकि क्राउन कोर्ट इज स्टेटस वाइज, सही। आगे बढ़ते हैं भाई। देयर आर सम अदर वे ऑफेंसेस विच वेयर द डिफेंडेंट हैज़ द चॉइस ऑफ हैविंग केसेस डेल्ट विद इन अ मजिस्ट्रेट कोर्ट और ट्रायल बाय जूरी इन अ क्राउन कोर्ट। अब कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जो बीच में आ रहे थे, ना बहुत ज़्यादा छोटे हैं ना बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो उनके पास ये चॉइस होती है कि भाई आपने किस कोर्ट में आपने अपना ट्रायल करवाना है। मजिस्ट्रेट कोर्ट में जहाँ एक जज बैठा होगा या क्राउन कोर्ट में जहाँ एक जूरी होगी। समझ में आ रहा है। अब इसमें डिफरेंस इसलिए करते हैं कि यार लोग समझते हैं कि यार हो सकता है कि हमारे केस की नौयत ऐसी थोड़ा सा इमोशनल टाइप का केस है, जहाँ जूरी के सामने बैठने में आम पब्लिक, जो जूरी आम पब्लिक में से ही होते हैं, उनके सामने बैठने में थोड़ा सा फ़ायदा में हो सकता है, तो क्राउन कोर्ट में चले जाते हैं वो, सही। अगर सिंपल नेचर के होते हैं यार, वो सोचते हैं कि यार सिंपल नेचर में बस फास्ट ट्रैक करवा के ख़त्म करें, तो चले जाते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट में। होप्स हो कि क्लियर होगी बात आपको। अपील्स आर टू द क्रिमिनल डिवीजन ऑफ द कोर्ट ऑफ अपील एंड फर्दर अपील्स मे बी अलाउड टू द सुप्रीम कोर्ट। अब इनकी वही है कि समझाई गई कि अपील्स जो होती हैं उसकी क्रिमिनल डिवीजन्स की, वो जाती हैं कोर्ट ऑफ अपील में, और उसके बाद फर्दर वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती हैं, ठीक है। हाँ, आगे आ रहा है आपका सुप्रीम कोर्ट, जिसे फॉर्मली हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी कहा जाता है। द सुप्रीम कोर्ट कैन बी सीन एज अ सुप्रीम कोर्ट फॉर द सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट सिस्टम्स इन इंग्लैंड बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। ये हाईएस्ट लेवल की कोर्ट है जहाँ सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस दोनों साथ देखे जाते हैं। अब सॉरी यार थोड़ा सा ज़्यादा फंबल कर रहा हूँ, बस तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो साथ देते रहिएगा थोड़ा सा। अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप बिल्कुल व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं। कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूँगा लाजमी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। However, decisions by the Supreme Court are subject to decisions by the European Court of Justice with regard to matters relating to European Union law and decisions of the European Court of Human Rights with regard to matters relating to human rights following the introduction of the Human Rights Act 1998. सही। आगे है भाई, as stated, the final court of appeal used to be the court of the House of Lords, consisting in total of 12 Lords of Appeal in ordinary. These were both judges and also members of the House of Lords. The judges appointed to deal with an appeal case would be drawn from this 12 Lords of Appeal. पहले कैसा स्ट्रक्चर होता था मैं आपको समझाता हूँ। देखिए प्रीवियसली जब हाउस ऑफ लॉर्ड एग्जिस्ट करता था यूके में, तो वहाँ पे 12 लॉर्ड्स होते थे। अब 12 लॉर्ड ज़रूरी नहीं सब जज हो, उसमें से कुछ जज भी हुआ करते थे और कुछ आपके पार्लियामेंट के मेंबर्स, जैसे कहते हैं ना हाउस ऑफ द लॉर्ड्स, पार्लियामेंट के भी कुछ मेंबर्स होते थे, पार्लियामेंटेरियंस भी होते थे, सही। उन सबको मिला के 12 लोग होते थे। अब आपका फैसला हो सकता है उन 12 में से किसी चंद के पास चले जाए, जिसमें से जजेस भी हों और पार्लियामेंटेरियंस भी हों। उनको कहा जाता था यार ये लॉर्ड्स हैं आपके, सही। और इन 12 से ही बनती थी आपकी लॉर्ड्स ऑफ अपील, यही लोग सुना करते थे। अब सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद क्या चेंजेस हुई थी ये भी हम नीचे पढ़ेंगे, और इसको अलग क्यों किया गया। हाउस ऑफ लॉर्ड एक सिस्टम उनका इतने टाइम से चलता हुआ आ रहा था, इसको अलग क्यों किया, सुप्रीम कोर्ट की फॉर्म भी, ये भी हमारे टॉपिक में आगे है, हम इसको आगे देखेंगे ज़रा। सही। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट 2005 ये आ गया हमारे सामने। द सिस्टम वॉज चेंज बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट 2005
This transferred the appellate jurisdiction of the House of Lords to a new Supreme Court of the United Kingdom, consisting of 12 Supreme Court justices and led by a president and deputy president. The Supreme Court is now the final court of appeal. सही है? अब सुप्रीम कोर्ट में चेंज कर दिया गया है, जिसमें 12 सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ जजेस ही होते हैं, सिर्फ जजेस होते हैं जो एक प्रेसिडेंट और डेप्यूटी प्रेसिडेंट के बिहाफ के साथ चलते हैं आगे. सही. अब रीज़न क्या थे, रीज़न आगे लिखे हुए हैं. To make a clear division between the legislative authority, the House of Lords, the House of Parliaments, and the judicial authority in the UK Constitution. Previously, the Lords of Appeal were both members of the House of Lords and senior members of the judiciary in England and Wales. मैंने आपको बताया पहले कि वो पार्लियामेंट के मेंबर्स भी हुआ करते थे और हाई सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हुआ करते थे, जुडिशरी के मेंबर हुआ करते थे. टू चेंज द मेथड, अब आगे दूसरा ये कि ये चेंजेस क्यों हैं. To change the method of appointing judges to the final court of appeal, the 2005 Act introduced a new system of the appointment of judges to the Supreme Court. Although the first 12 judges appointed to the Supreme Court were the 12 existing Lords of Appeal in ordinary, appointments of the new Supreme Court justices are now the responsibility of Judicial Appointment Commission. अब इसकी एक छोटी सी समरी बनाता हूँ कि हुआ क्या, चेंज क्यों हुआ. सही. अब आप देखते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस जो होते हैं, ज़रूरी नहीं उनका बैकग्राउंड लॉ के रिलेटेड ही हो, वो क्वालिफाइड हो एक अच्छे फैसले देने के लिए. उनका स्पेशलिटी, उसकी स्पेशलिटी उनकी कुछ अलग भी हो सकती है. सही. हालांकि वो होते लॉ मेकर्स ही हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो लॉ में एक्सपर्ट्स भी हों. तो एक अथॉरिटी को अलग करने के लिए जो कानून बना रहे हैं पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना, और उसको इंटरप्रेट करना उसको जुडिशल अथॉरिटी का काम है. उनकी अथॉरिटीज़ को डिवाइड कर लेना, क्लियरली सेपरेट करना, इस सेपरेटेशन की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट बनाई गई. सही. अब आगे क्या है कि अब अपॉइंटिंग जज किस तरह चेंज होंगे, उसके लिए उन्होंने एक कमीशन बना दिया गया, जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन. इनिशियली जो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जो 12 जजेस थे वो वही थे जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में थे, इनिशियली वही रहे. सही. लेकिन जो न्यू अपॉइंटमेंट हुई वो हुई जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन के थ्रू. ठीक है. तो ये रीज़न था आपका इस रिफॉर्म एक्ट 2005 का. आगे हमारे ट्रिब्यूनल्स की तरफ. एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल्स. Because of the specialist natures of some areas of English law and to speed up the administration of the law, a number of specialist tribunals are used to deal with specific type of legal dispute. A tribunal is a body that is appointed to adjudicate on a matter in England. The tribunal usually consists of 3 individuals. One is legally qualified person and the other do not have a legal background. एक बंदा भाई लीगली क्वालिफाइड पर्सन होता है, बाकी के 2 ज़रूरी नहीं लीगली क्वालिफाइड हो. ठीक है. ट्रिब्यूनल डील विद मैटर्स सच एज सोशल सिक्योरिटी, रेस रिलेशंस, इमिग्रेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. टिपिकली ट्रिब्यूनल डील विद डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग इंडिविजुअल्स and the state bureaucracy or machine of government. However, some tribunals consider dispute between private parties. For example, employment tribunals consider disputes between employees or former employees and employers. ठीक है. ट्रिब्यूनल्स बनते क्यों हैं? उस सूरत में जब आपको हुकूमत को चैलेंज करना हो, आपको गवर्नमेंट को चैलेंज करना हो किसी भी मैटर्स में, जैसे सोशल सिक्योरिटी का मैटर है, इमिग्रेशन का मैटर है, से गवर्नमेंट स्टेट की ब्यूरोक्रेसी है, कोई डॉक्यूमेंटेशन में आपको कोई मसला आ रहा है, कुछ गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस की वजह से आपको कोई डैमेज हो, आपको गवर्नमेंट को क्लेम करना हो, गवर्नमेंट को सू करना हो, तो आप जाते हैं ट्रिब्यूनल्स में. अब स्पेशलिस्ट ट्रिब्यूनल्स भी होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल्स जो प्राइवेट पार्टीज़ के और जो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के मसले देख रहे हो या प्राइवेट पार्टीज़ के मसले देख रहे हो, वो ट्रिब्यूनल अलग होते हैं. सही. अब हमारा जो बेसिक जो मेन जो चीज़ है यहाँ पर जो एग्ज़ाम से रिलेट करता है वो है एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल्स, जो इस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर हम देख रहे हैं. सही. एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल्स. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ ट्रिब्यूनल फॉर द पर्पस ऑफ योर एग्जामिनेशन is the employment tribunal, which deals with dispute relating to the employment law, such as complaints about unfair dismissal, equal pay disputes, claims relating to discrimination at work on the grounds of sex, race, disability and age, health and safety issues, disputes over trade union membership. अगर आपको गलत तरीके से बर्खास्त किया गया है या पे सही नहीं है, पे अनइक्वल पे मिल रही है, कुछ फेवरिज्म चल रहा है, एक बंदे को अलग सैलरी मिल रही है और आपको डिस्क्रिमिनेशन की वजह से आपको अलग सैलरी मिल रही है, या आपको अलग तरीके का काम दिया जा रहा है आपके जेंडर की बेसिस पे या डिसेबिलिटी के एज की बेसिस पे, तो वो सारे मसले ये एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल देख रहा होता है. सही. इट कैन बी आर्ग्यूड दैट एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल्स आर अ फॉर्म ऑफ कोर्ट एंड अ पार्ट ऑफ द कोर्ट सिस्टम इन द UK.
फॉर एग्जाम्पल, cases involving certain employment disputes, such as claims for unfair or wrongful dismissals, are heard by employment tribunal. Appeals against the decision of an employment tribunal are referred to an employment appeal tribunal. See, appeals against the decision of the employment appeal tribunal are referred to a court of appeal civil division, which considers appeals that are referred from lower civil courts and which is the highest court of appeal in the civil court system below the House of Lords. सही है. अब ये यहाँ पे बता रहा है कि यार एक कोर्ट की ही तरह एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल्स को ट्रीट किया जाता है, जिसमें से जो फैसले होते हैं जैसे अनफेयर डिसमिसल्स वगैरह हो गए, रॉन्गफुल डिसमिसल हो गए, इस मसलों को देखा भी जाता है. इनके खिलाफ अपील भी हो सकती है जो कि एम्प्लॉयमेंट अपील ट्रिब्यूनल में जाती है. ऐसा ही होता है ना सिविल केसेस में. नॉर्मल केसेस में भी इस तरह होता है, कोर्ट में नॉर्मल लोअर कोर्ट में फैसला होता है, उसके खिलाफ वो हायर कोर्ट में अपील करते हैं. यहाँ भी इस तरह का ट्रिब्यूनल में भी इस तरह का है. आप एक एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल में आपका केस सुना गया, अगर वहाँ के फैसले से आप मुतमईन नहीं हैं तो आप आगे भी अपील कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट अपील ट्रिब्यूनल में. अगर वहाँ से भी आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप कोर्ट ऑफ अपील पे भी जा सकते हैं. सही, जो कि सुप्रीम कोर्ट के से पहले सबसे हायर अथॉरिटी आपकी कोर्ट ऑफ अपील ही है. यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पर ये. सही, पहले भी ये चीज़ हम देख चुके हैं, बस ये थोड़ी सी चीज़ें रिपीट होती हैं यहाँ पर. हाँ, आगे देखते हैं भाई. Although tribunals might be considered a part of the court system, they deal with cases differently from the normal civil courts. See, नॉर्मल सिविल कोर्ट्स में शायद एम्प्लॉयमेंट के ट्रिब्यूनल्स के फैसले ना हो या स्पेशलाइज कुछ फैसले ना जाते हों आपके सिविल. सॉरी, बताया तो थोड़ी सी ख़राब हो रही है. आगे आते हैं कि भाई डिफरेंट किस तरह है नॉर्मल सिविल कोर्ट से, डिफरेंट किस तरह होता है ट्रिब्यूनल, ये देखते हैं. स्पीड. Cases brought before a tribunal are dealt with much more quickly than civil cases dealt with the court system. अब इसमें स्पीड का फ़र्क होता है. ट्रिब्यूनल क्योंकि स्पेशलाइज होती है कोर्ट, स्पेशलाइज कोर्ट इसको कह सकते हैं. वो स्पेशलाइज वहाँ पे बंदे बैठे होते हैं जिनको इन मैटर्स में स्पेशलिटी हासिल होती है, महारत हासिल होती है. वो नॉर्मल कोर्ट से थोड़ा सा ज़्यादा इसको राउंड अप कर देते हैं. सही, तो स्पीड का फ़र्क होता है ट्रिब्यूनल्स और नॉर्मल कोर्ट में. कॉस्ट का फ़र्क होता है. Tribunals are much less expensive, or individuals do not require legal representation, and tribunals do not need a court building to hear cases. सही, ट्रिब्यूनल्स को एक कोर्ट की बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं होती. वो कहीं भी एक नॉर्मल गवर्नमेंट बिल्डिंग में भी जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं. और आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कॉस्ट किस वजह से कम होती है ट्रिब्यूनल्स की. वहाँ पे आपको एक लॉयर हायर करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो. सही है. ये इनफॉर्मल भी होती है. एक फॉर्मल जो कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है उससे थोड़ी सी अलग होती है, थोड़ी सी इनफॉर्मल होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें थोड़ा सा. सही, ये भी एक डिफरेंस है इसमें. यहाँ पर एक्सपर्टीज़, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, स्पेशलाइज बंदे बैठे हुए होते हैं वहाँ पर. द ट्रिब्यूनल मेंबर्स टुगेदर हैव एक्सटेंसिव एक्सपर्टीज़ इन डीलिंग विद केसेस एंड नॉलेज ऑफ देयर स्पेशलिस्ट एरिया. उस स्पेशलिस्ट एरिया में उनको ज़्यादा एक्सपर्टीज़ होती है डील करने में, इसलिए केसेस फास्ट ट्रैक भी होते हैं. और आपको एक एक्सपर्ट बंदा आपको बैठा होता है, एक्सपर्ट जो इसी चीज़ का एक्सपर्ट है, वो आपको डील कर रहा है, तो उसका फ़ायदा भी है. प्राइवेसी भी है इसमें. केसेस आर हर्ड इन प्राइवेट एंड अनवेलकम पब्लिसिटी इज़ अवॉइडेड. अब नॉर्मल कोर्ट्स में आपको पता है पब्लिसिटी होती है, मीडिया भी होता है वहाँ पर, और गैर ज़रूरी लोग भी होते हैं. ट्रिब्यूनल्स का फ़ायदा ये भी है कि प्राइवेसी में हो जाते हैं. एक्सेसिबिलिटी. It is usually easier for individuals to obtain a hearing before a tribunal than it is to bring a case to a court. अब कोर्ट में आप बंदा केस लेके जाए, लंबी लाइन होती है, पेंडिंग केसेस होते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है. बंदा कोर्ट के सामने हाजिर होने में भी ज़्यादा टाइम लगता है. अब ट्रिब्यूनल में ये केस नहीं, ट्रिब्यूनल में जो है थोड़ा सा जल्दी आपका नंबर आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ़ केसेस कम होते हैं. और स्पेशलाइज कोर्ट्स होती हैं, वो स्पेशलाइज जगह होती है, तो वहाँ पर आपकी बारी जल्दी आ जाती है. ठीक है, ये थे डिफरेंसेस एक कोर्ट में और ट्रिब्यूनल्स में. और ये एक तरीके से देखा जाए तो ये एडवांटेज भी हैं ट्रिब्यूनल्स की, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना. ये जो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे ये 6 पॉइंट्स हैं, इनको माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो उसको आप लिख लें अपने पास कि ये पॉइंट्स जो ट्रिब्यूनल के डिफरेंसेस हैं कोर्ट से, ये इंपॉर्टेंट है. ये एग्ज़ाम में लग जाते हैं, 1-2 MCQ इससे आ ही जाते हैं आराम से. ठीक है. अब इसके साथ ही जो है यहाँ पर आपका दूसरा जो टॉपिक था वो इख्तिताम की तरफ गया है. अब तीसरा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे.
जो है केस लॉ एंड प्रेसिडेंट, सही। और उसका सबसे पहला पॉइंट है, हम देखते हैं यहाँ पर, प्रेसिडेंट एंड डॉक्ट्राइन ऑफ बाइंडिंग प्रेसिडेंट, सही। केस लॉ or common law is the law that is created by decisions in cases that have been heard in court. Common law is applied, see, when there is no statute law dealing with part of the law, or when statute law exists but there is disagreement about what statute law means, a court may be required to interpret the statute law. अब कुछ पहले भी हम कॉमन लॉ डिस्कस कर चुके हैं। कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे कोई ख़ास किस्म का स्टैचू लॉ जो है वो बना हुआ नहीं है, वहाँ पे कॉमन लॉ अप्लाई हो रहा होता है, केस लॉ अप्लाई हो रहा होता है। पहले भी हमने डिस्कस किया ये। अब जहाँ लॉ एग्जिस्ट भी करता है लेकिन उसको इंटरप्रेट करने के लिए उसको कोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो, कुछ इख्तलाफात हों केस लॉ को लेके, स्टैचू लॉ को लेके, वहाँ पे केस लॉ को इंटरप्रेट किया जाता है, वहाँ पे ये कोर्ट्स हेल्प करती हैं इसको, सही। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, द डॉक्ट्राइन ऑफ बाइंडिंग प्रेसिडेंट एसेंशियल टू कॉमन लॉ। The doctrine of binding precedents mean that when a court has to make a decision in a case, it should base the decision on what has been decided in earlier cases. If court follows the decision in previous cases, the law will be applied consistently throughout the country. अब एक पॉइंट मैंने आपको पहले बताया था कि प्रेसिडेंट होते क्या हैं, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एक केस आता है आपके पास, ठीक है। एक जज के पास एक केस आया, जज ने उस केस के फैक्ट्स को देखा, वकीलों की लॉयर्स के आर्गुमेंट को सुना, उसके बाद फिर वो एक फ़ैसला देता है। लेकिन फ़ैसला देने से पहले वो प्रीवियस केसेस को भी स्टडी करते हैं, और लॉयर्स भी इस चीज़ पे आपको रेफ़र करेंगे प्रीवियस केसेस की तरफ, जज को रेफ़र करते हैं कि भाई फ़ला साल में ये केस हुआ था जिसके फैक्ट्स इस जो केस है, करंट केस है हमारे, इससे मैच कर रहे हैं। तो आप फ़ैसला भी जो है उस केस के हिसाब से, उस केस को मद्देनज़र रखते हुए आप इस केस का भी फ़ैसला करें। और जजेस भी इस चीज़ से बाइंड होते हैं कि यार वो भी देखते हैं कि पहले केसेस में क्या फ़ैसला हुआ था, और करंट केस में जो है उसके फैक्ट्स अगर से मैच कर रहे होंगे तो वो भी उस केस के फैसले से कंसिस्टेंसी रखते हुए इस केस में भी वही फ़ैसला देंगे, सही। इसी तरह होता है, इफ़ कोर्ट्स फॉलोज द डिसीजन इन प्रीवियस केसेस, द लॉ विल बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द कंट्री। एक कंसिस्टेंसी लाने के लिए ये चीज़ की जाती है, सही। अब ज़ाहिर है पहले भी केस का जो फैसला हुआ था, प्रीवियस केस का फैसला जिसका प्रेसिडेंट दिया जा रहा है, उसमें भी ज़ाहिर लीगल प्रिंसिपल लगा होगा, वकीलों ने दलाइल पेश किए होंगे, जज ने भी सोच समझ के डिसीजन लिया होगा, अपना जजमेंट दिया होगा, सही। तो इसी बेसिस पे आगे भी अगर केसेस के, दो केसेस के अगर फैक्ट्स मैच कर रहे होते हैं तो जज प्रीवियस केस का प्रेसिडेंट जो सेट किया होता है उसकी एग्जांपल लेके इस केस में भी वो फैसला ला सकता है, सिमिलर फैसला एक दे सकता है, सही। आगे हम देखते हैं, Case law and precedent operate within the hierarchical structure of the court system. The decision of a higher court is binding on courts that are lower in the hierarchical structure. A precedent established in one court can be overturned at a future date, but only by a higher court. See, higher court जो precedent set करती है वो binding हो जाता है lower courts के लिए जो उससे hierarchical structure से नीचे फॉल्ट कर रही हो। जैसे कि हाई कोर्ट एक फ़ैसला देती है, अब उसके नीचे जो काउंटी कोर्ट आ रही होती है, क्राउन कोर्ट आ रही होती है, वो बाइंड हो जाती है हाई कोर्ट के फ़ैसले से, उसको भी उस आने वाले प्रेसिडेंट को फॉलो करना पड़ता है, प्रेसिडेंट को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। अब एक कोर्ट का प्रेसिडेंट, जैसे कि अगर लोअर कोर्ट ने कोई प्रेसिडेंट सेट किया, कुछ फ़ैसला दिया, उसको सिर्फ उसकी हायर कोर्ट ही ओवरटर्न कर सकती है और कोई कोर्ट नहीं कर सकती, ठीक है। अगर हायर कोर्ट के जज को लगेगा यार ये लोअर कोर्ट से फैसला गलत हुआ है, या कुछ लीगल इसमें टेक्निकलिटी में कुछ मसला है, या कुछ प्रॉपर केयर नहीं दी गई, लैक ऑफ केयर है, इसमें कुछ फ़र्क है, इसमें केसेस के फैक्ट्स में कुछ फ़र्क है जिस प्रेसिडेंट को फॉलो किया हुआ है, तो हायर कोर्ट उस प्रेसिडेंट को, उस केस को, उस फैसले को भी वो ओवरटर्न कर सकती है, सिर्फ हायर कोर्ट ही कर सकती है। अब हायर कोर्ट ने कोई फैसला कर दिया तो उसको ओवरटर्न सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। जो हायर स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था याद करने को, वो आप याद करिएगा क्योंकि आगे भी काम आ रहा है, वो करेक्टेड है सारा ये। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्ट्रक्चर को समझें। चलें आगे आते हैं एग्जाम्पल पे। सी एग्जाम्पल क्या है, A judicial president might be established by the Court of Appeal in similar cases in the future. The High Court and Crown Courts will be bound to follow this president and make similar decisions. However, the precedent set by Court of Appeal might be overturned by a decision by the Supreme Court or previously by the House of Lords. अब देखिए एग्जाम्पल बताएगा यहाँ पे, कोर्ट ऑफ अपील ने
फैसले को देखा, उसको ओवरटर्न किया, तो हाई कोर्ट और क्राउन कोर्ट भी उस फैसले को बाउंड करने के पाबंद हो, उस फैसले को फॉलो करने के पाबंद बन जाते हैं। ठीक, लेकिन हो सकता है उसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिया, कोर्ट ऑफ अपील के फैसले को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है हायर अथॉरिटी है वो। एग्जाम्पल ये दी गई, इस एग्जाम्पल को भी ध्यान से पढ़िएगा। एग्जाम्पल्स जो बेटा यहाँ पर लिखी हुई होंगी ना आपके नोट्स में, जो एग्जाम्पल जहाँ मैंने लिखा हुआ है उसको पढ़ना लाजमी है, उसको बगैर काम नहीं, उसके कॉन्सेप्ट उसके क्लियर होंगे। डेफिनेशंस की तरफ आते हैं भाई। ये प्रेसिडेंट एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ बाइंडिंग प्रेसिडेंट, डेफिनेशन क्या है? प्रेसिडेंट एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ बाइंडिंग प्रेसिडेंट कैन देयरफॉर बी डिफाइंड एज फॉलोज। अ प्रेसिडेंट इज अ लीगल प्रिंसिपल established by one court's decision that other courts must follow in deciding on similar cases in the future। मैं प्रेसिडेंट पहले बता चुका हूँ आपको क्या है। A precedent must be established by a court of sufficient seniority in the hierarchy। Courts of the first instance at the lowest level in the hierarchy are not allowed to issue binding precedents। सबसे छोटी जो कोर्ट है भाई, उसकी कोई इतनी हुकात होती नहीं है, उसको बाइंडिंग प्रेसिडेंट सेट करने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ हायर एक सीनियर लेवल की कोर्ट होती है, वही बाइंडिंग प्रेसिडेंट सेट कर सकती है जो लोअर कोर्ट्स को फॉलो करेंगी। ठीक है। द डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशल प्रेसिडेंट और डॉक्ट्राइन ऑफ बाइंडिंग प्रेसिडेंट इज दैट अ जज presiding over a court case must apply the principles established by precedents to the facts of the case, provided that the circumstances of the case are same। The decision in the subsequent cases should therefore be the same as in the case which the precedent was set। However, where the circumstances of a subsequent case are different, the judge in the subsequent case may reach a different decision that creates yet another precedent। अब सुनना ध्यान से ये बात मेरी। सी, डॉक्ट्राइन ऑफ बाइंडिंग प्रेसिडेंट है क्या? एक जज के पास एक फैसला, एक केस आया है, अब जज रेफर कर रहा है एक प्रीवियस केस को जिसके फैक्ट्स करंट केस से मिलते जुलते होंगे, तो वो जो प्रीवियस केस होगा उसी से मिलता जुलता फैसला देगा अगर फैक्ट्स मैच कर रहे हों केसेस से। अगर फैक्ट्स थोड़े बहुत इस केस के अलग होंगे प्रीवियस केस से, तो वो एक नया फैसला देगा, और जो वो नया फैसला देगा वो भी एक प्रेसिडेंट बन जाएगा अलग, जो आने वाले केसेस में काम आएगा आपके। ठीक है। अब ये क्यों होता है भाई, नए फैसले देना क्यों ज़रूरी है? नीचे लिखा हुआ है, एज द वर्ल्ड चेंजेस न्यू लीगल डिस्प्यूट अराइजेस वेयर द लॉ हैज़ नॉट येट बीन established by judicial precedent। In the absence of statute law, any such new dispute may require a new judicial opinion and a new precedent। In this way, case law can keep pace with the progress in human affairs and social change। सोसाइटी में चेंजेस आते रहते हैं, नए किस्म के मसले आते रहते हैं, उनको डील करने के लिए चाहिए कि नए प्रेसिडेंट्स भी सेट हो, कोर्ट्स जो है नए फैक्ट्स को देखें, और वो प्रीवियस केसेस से अगर मिलते जुलते हैं तो प्रीवियस प्रेसिडेंट को फॉलो किया जाए, नहीं तो नया फैसला दिया जाए जो कि एक नया प्रेसिडेंट फॉलो होगा। अगर कुछ बार ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे कोई केसेस के फैक्ट आए जिसके बारे में कुछ स्टैचू लॉ नहीं है, अगर जज उस केस में अपनी जजमेंट का इस्तेमाल करके इस केस के फैक्ट्स को जो है कंसिडर करके अगर एक नया जजमेंट देता है, वो नया प्रेसिडेंट बन जाएगा, और आगे आने वाले केसेस के लिए जो इससे सिमिलर होंगे उनको भी एक यार एक रेफ़र करने के लिए एक एग्जांपल मिल जाएगा कि यार फला साल में ये केस हुआ था, उसमें कोई स्टैचू लॉ नहीं था, उस वक्त जज साहब ने ये फ़ैसला दिया था, तो वो फिर लोअर कोर्ट्स के लिए भी बाइंडिंग हो जाएगा। यार आप भी अगर आपके करंट केस के फैक्ट्स प्रीवियस केस से मिलते जुलते हैं तो आप भी वैसा ही फैसला दें। सही, इसमें थोड़ा सा अडेप्टिबिलिटी आ जाती है उन एरियाज़ में जहाँ पे स्टैचू लॉ करंटली नहीं है। सही, अब आए पॉइंट 3.2 पे, हाउ इज़ अ बाइंडिंग प्रेसिडेंट स्टैब्लिश्ड। बाइंडिंग प्रेसिडेंट किस तरह स्टैब्लिश होता है भाई? अब उसके दो तरीके होते हैं। सही, अब सबसे पहला पॉइंट पढ़ें, द जुडिशियल डिसीजन दैट क्रिएट्स अ प्रेसिडेंट must be based on a proposition of law or principle of law। A precedent cannot be based simply on a question of fact। It is not the actual decision in the particular case that creates the precedents। The precedent is established by a principle of law or proposition of law। देखिए, केस का फैसला सिर्फ होता है, सिर्फ केस का फैसला एक प्रेसिडेंट नहीं होता, उस फैसले के पीछे लीगल प्रिंसिपल क्या अप्लाई हुआ है, क्या लॉस फॉलो हुए हैं, बेसिकली वो एक प्रेसिडेंट होता है। और यही सिमिलर बात इस पॉइंट में बताई गई है। अब आगे आने वाले आप देख रहे होंगे दो पॉइंट्स हैं, वो दो पॉइंट्स बहुत बड़े बड़े हैं, थोड़े से वर्डिंग भी इनके थोड़े से मुश्किल हैं।
तो मैं आपको आसान अल्फाज में इन 2 पॉइंट जिसमें लिखा हुआ है, आप देखें 2 कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे डिस्कस हुए, रेशो डिसेंडी और ऑबिटर डिक्टा। ये 2 कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको बहुत ही आसान एक ज़बान में समझा देता हूँ। सही है, बल्कि पहले पढ़ भी लेते हैं क्या है, 2 पॉइंट्स पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको आसान ज़बान में समझाऊंगा। मुझे पता है ऐसे समझ में आएंगे नहीं आपको। This proposition or principle of law must have been used by the judge in reaching his decisions in the particular case. The reason for reaching a decision in a particular way is called a ratio decidendi. This is Latin for the reasoning behind the decision. Basically समझिए ratio decidendi है क्या। जज जो एक लीगल प्रिंसिपल को रेफर करके, एक लीगल प्रिंसिपल को, सिर्फ केस के फैक्ट्स को नहीं, सिर्फ लीगल प्रिंसिपल को भी वो देखे और उसके बाद फिर वो डिसाइड करे, से डिसीजन दे, उस प्रोसेस को कहते हैं, उस प्रोपोजिशन को कहते हैं, प्रिंसिपल को कहते हैं रेशो डिसेंडी। कि जज ने लीगल प्रिंसिपल्स को भी माइंड में रखा, लीगल प्रिंसिपल्स को फॉलो किया, सिर्फ केसेस के फैक्ट्स को फॉलो नहीं किया और प्रीवियस केस से मैच नहीं किया। इस केस में, जो पर्टिकुलर केस में जो उसके हाथ में है अभी, उसमें जो लीगल प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा था उसकी बेसिस पे फैसला किया, जिसे कहते हैं रेशो डिसेंडी। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 3 पे, उम्मीद है अगर ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ सेकंड पॉइंट, तो बिल्कुल आप व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, तो मैं इसकी एक डिटेल एक्सप्लेनेशन भी आपको दे दूँगा। वैसे मेरे ख्याल से तो क्लियर है, मैं फिर एक बार दोबारा समझाता हूँ आपको। जब जज जो है केसेस के फैक्ट्स को भी माइंड में रखते हुए, लेकिन एक फैक्ट्स को तो माइंड में रखता ही है, लेकिन सिर्फ फैक्ट्स की बेसिस पे और उस फैक्ट्स को प्रीवियस प्रेसिडेंट से मैच करने की बेसिस पे ही फैसला नहीं देता, बल्कि एक लीगल प्रिंसिपल भी अप्लाई करता है। उस लीगल प्रिंसिपल के एप्लीकेशन को कहते हैं रेशो डिसेंडी। ठीक है, इसके लैटिन वर्ड है जिसके मीनिंग क्या है लिखा हुआ अभी, द रीजनिंग बिहाइंड द डिसीजन। अब इस डिसीजन के पीछे का रीजनिंग क्या है, रीजनिंग होगी कोई लीगल प्रिंसिपल होगी, सही, उस लीगल प्रिंसिपल को अप्लाई करने को देते हैं रेशो डिसेंडी। अब तीसरे पॉइंट पर है, a judicial decision may also include a statement of law that was not part of the ratio decidendi in the case. Any such statement of the law is irrelevant to the decision, and such statements are sometimes called obiter dicta, which means set by the way. The statement of the law that are obiter dicta do not perform part of the binding precedent. However, they may be treated as a persuasive authority and taken into consideration by judges in later cases. अब इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। ठीक है, ऑबिटर डिक्टा क्या है भाई, एक जज ने एक फ़ैसला दिया, सही, उस फैसले के दौरान ही उसने कुछ ऐसे कलमात अदा किए, कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए जो प्रेसिडेंट तो नहीं बनते, लेकिन आने वाले केसेस में जजेस के लिए वो एक सोचने का एक पॉइंट बन जाते हैं, एक परसुएसिव अथॉरिटी बन जाते हैं कि आगे आने वाले फैसले में जजेस उस स्टेटमेंट को देखें, उसको भी एनालाइज करें। उस केस में उसका कोई इतना ताल्लुक़ नहीं होता, या उस केस के फैसले में उनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता, बस ऐसा बाय द वे वो कहते हैं कि यार बाय द वे ये चीज़ इस तरह नहीं होनी चाहिए, इस तरह होनी चाहिए। अब उस पर्टिकुलर केस में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया, लेकिन आगे आने वाले केसेस में जजेस जो है उस स्टेटमेंट को कंसिडर कर सकते हैं, उसको एक परसुएसिव अथॉरिटी मान सकते हैं। सही है, इस प्रोसेस को कहते हैं भाई, इस स्टेटमेंट को कहते हैं ऑबिटर डिक्टा। ठीक है, उम्मीद है क्लियर है। अब ये आगे बढ़ते हैं। ये अप्लाइंग द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट इन प्रैक्टिस, देयर आर कॉम्प्रिहेंसिव लॉ रिपोर्ट्स ऑन डिसीजंस इन अर्लियर केसेस एंड जजेस शुड आल्सो रेफर टू दिस एंड लुक फॉर अ सिमिलर केस दैट सेट्स अ प्रेसिडेंट। सही, यही बता रहा है कि प्रेसिडेंट किस तरह अप्लाई किए जाते हैं। अर्लियर केसेस के फैक्ट्स को देखा जाए, उनके लॉ रिपोर्ट्स को देखा जाए, कॉम्प्रिहेंसिव लॉ रिपोर्ट्स उनकी देखा जाए और सिमिलैरिटीज़ को मैच किया जाए। सही, उसके बाद फिर वो प्रेसिडेंट बने, करंट केस प्रेसिडेंट बन जाए उसके फैसले के बाद। आगे देखें, इफ़ अ प्रेसिडेंट इज़ डिस्कवर्ड दैट वाज सेट बाय अ कोर्ट ऑफ इक्वल और हायर स्टेटस, द जज डीलिंग विद द करंट केस शुड नॉर्मली फॉलो दिस प्रेसिडेंट। अब वो जज देखेगा यार प्रीवियसली एक सिमिलर लेवल की कोर्ट ने या एक हायर लेवल की कोर्ट ने कुछ प्रेसिडेंट सेट किया था, कुछ फैसले दिए थे जिसके फैक्ट्स आपके करंट केसेस से मैच कर रहे हैं, तो वो उस प्रेसिडेंट को फॉलो करेगा। इस तरह अप्लाई होता है प्रेसिडेंट प्रैक्टिस के अंदर। सही, जो इस टॉपिक की हेडिंग है। नीचे देखें सेकंड पॉइंट इसमें, देयर आर रूल्स फॉर एस्टैब्लिशिंग द लीगल प्रिंसिपल फ्रॉम द डिटेल्स ऑफ एन अर्लियर केस एंड अप्लाइंग द प्रिंसिपल टू द फैक्ट्स ऑफ द करंट केस। द लीगल प्रिंसिपल मस्ट फॉर्म पार्ट ऑफ द जजेस रेशो डिसेंडी। सही, उस पर लीगल प्रिंसिपल भी फॉलो हो रहा हो। वो आपसे कहा है कि भाई
केसेस के लॉ के प्रिंसिपल्स को भी देखना है, सिर्फ फैक्ट्स को नहीं देखना, सिर्फ खाली प्रेसिडेंट्स को नहीं देखना, उस प्रेसिडेंट्स के पीछे का जो लॉ अप्लाई हुआ है, जो लॉ प्रिंसिपल अप्लाई हुआ है, उसको भी देखना होता है। प्रैक्टिस में ये भी बहुत ज़रूरी है। आए नीचे है, थर्ड पॉइंट देखें इसका। द जज विल हैव टू डिसाइड विच स्टेटमेंट बाय द जज इन एनी प्रीवियस केस सेट्स द प्रेसिडेंट्स, विच लीगल प्रेसिडेंट्स आर रेशो डिसेंडी एंड वेदर दीज आर रेलिवेंट टू द करंट केस। इफ़ दे आर द प्रेसिडेंट इज़ बाइंडिंग ऑन द डिसीजन इन द करंट केस। अब वो ये बात कह रहे हैं जो मैं आपको समझा चुका हूँ कि प्रीवियस केस के कुछ फैक्ट्स होंगे जो करंट केस से मैच करते हों और उसका लीगल प्रिंसिपल भी जो है मैच कर रहा हो, यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा हो, तो वो बाइंडिंग हो जाएगा करंट केस पे भी। सही। अगले पॉइंट पे है, द जज विल ऑल्सो हैव टू डिसाइड वेदर अ जज इन अ प्रीवियस केस हैज़ प्रोवाइडेड ऑब्जेक्टिव डिक्टा विच माइट बी परसुएसिव इन द करंट केस ऑल्सो नॉट बाइंडिंग। अब प्रीवियस केस के जजेस के स्टेटमेंट को भी देखेंगे जज, ठीक है। ऐसा कोई परवेसिव उनको स्टेटमेंट मिल रहा हो जो करंट केस में हेल्प करे, ये बाइंडिंग नहीं होता, लेकिन उस स्टेटमेंट को एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन वो बाइंडिंग नहीं है। प्रेसिडेंट जो होता है वो बाइंडिंग हो सकता है, जजेस के स्टेटमेंट बाइंडिंग नहीं होते। सही। अगले पॉइंट पे है, द फैक्ट्स इन द केस मस्ट बी मटीरियली सेम इन द केस दैट इज़ यूज एज द प्रेसिडेंट। इफ़ a judge decide that the material facts in a later case are different, he or she can avoid the precedent set by the earlier case in reaching a decision। अब जजेस ये भी देखते हैं कि यार जो केस के फैक्ट्स हैं वो मटेरियली मैच करें, मेजॉरिटी उसकी फैक्ट्स की मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं कर रहे तो प्रेसिडेंट को इग्नोर कर सकते हैं, और जो इस केस में, जो करंट केस में जो फैक्ट्स हैं उसको माइंड में रखते हुए फैसला दे सकते हैं। यार वो प्रीवियस केस से अगर चेंज है, करंट केस में ये सिनेरियो है, तो करंट केस के सिनेरियो के हिसाब से वो फैसला दे सकते हैं, प्रेसिडेंट को वो इग्नोर कर सकते हैं। ये जजेस की अथॉरिटी में होता है, ठीक है। आगे आते हैं, अ प्रेसिडेंट एस्टेब्लिश्ड बाय लोअर कोर्ट डज नॉट नेसेसरली हैव टू बी अप्लाइड बाय अ हायर कोर्ट, ऑल्सो इन प्रैक्टिस इट इज़ अनयूजुअल फॉर अ हायर कोर्ट टू ओवररूल द प्रेसिडेंट सेट बाय लोअर कोर्ट इफ़ द प्रेसिडेंट इज़ लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉर्मली जो लोअर कोर्ट जो प्रेसिडेंट सेट करती है, हायर कोर्ट के लिए वो लाजमी नहीं, हर बार ऐसा नहीं होता कि हायर कोर्ट उसको टर्न कर दे। सही। क्यों नहीं होता भाई? क्योंकि लोअर कोर्ट में प्रेसिडेंट दायरे लॉ के प्रिंसिपल्स को देख के ही होते हैं, और वैसे ही अगर वो लंबे टाइम से चलते हुए आ रहे हों तो हायर कोर्ट भी प्रेफर नहीं करती है वो फैसला इतने टाइम से चलते हुए आ रहा है उसको हम छेड़ें, ठीक है। इन सम केसेस वो क्यों नहीं होता, छेड़ते क्यों नहीं है, अब आगे पढ़ते हैं। इन सम केसेस a dispute may come to court because the lawyers for the parties involved in the disputes have found different cases which they consider relevant to the current dispute, and each of the previous case must establish a different precedent. The court case might then be fought mainly on the issue of which of the previous case, if any, set a binding precedent for the current dispute. It will then be for the judge to decide, having heard in the court argument of both sides. अब हो सकता है दोनों तरफ के लॉयर्स जो हैं वो प्रीवियसली एक प्रेसिडेंट की तरफ इशारा कर रहे हो और दोनों प्रेसिडेंट्स के फैक्ट्स जो हैं अलग अलग हों, तो एक तरीके से कोर्ट में एक नया डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। अब इस केस में जजेस क्या करते हैं, इस केस में होते हैं वो प्रीवियस दोनों केसेस को छोड़ देते हैं, जो जजेस को देख लेते हैं, करंट केस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और फिर वो देखते हैं कि यार करंट केसेस पे जो दोनों वकील रेफ़र कर रहे हैं उन दोनों में से किस प्रेसिडेंट के फैक्ट्स ज़्यादा मैच कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ आखिरी पॉइंट में क्लियर है, इट विल देन बी फॉर द जज टू डिसाइड, हैविंग हर्ड इन द कोर्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ बोथ साइड्स। अब दोनों साइड्स के जजेस आर्ग्यूमेंट सुनेंगे, दोनों के केसेस में देखेंगे यार फैक्ट्स कितने मैच कर रहे हैं कि दोनों के केसेस में कितना दम है, अब उसके हिसाब से फिर वो एक फ़ैसला देंगे, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं 3.3 जो कि है परसुएसिव प्रेसिडेंट। परसुएसिव प्रेसिडेंट ऑल्सो कॉल्स परसुएसिव अथॉरिटी इज़ अ प्रेसिडेंट that is not binding but may nevertheless be applied in a current case because the president has involved in application of legal principles and reasoning that the judge consider both relevant and appropriate. See, there are several possible sources of persuasive precedent. See, objective dicta जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, a previous precedent from a lower court, a precedent that has been established in a lower court is not binding on a higher court. However, the higher court may accept the precedent if the judge believes that correct legal principles and reasoning were applied by a judge in the lower court. It would be unusual for a higher court to reject a long-established precedent that was originally established in the lower court and that has since gained acceptance.
a previous decision by a horizontal court, a court at the same level in the hierarchical structure of the court system. देखिए परसुएसिव अथॉरिटी कहाँ बनती है, किसी प्रीवियस केस में, किसी लोअर कोर्ट में, प्रीवियस केस में एक लोअर कोर्ट में फैसला हुआ हो, हायर कोर्ट भी उसको फॉलो करती है जब तक कि वो ये ना देखे यार लीगल प्रिंसिपल सही अप्लाई किए हुए नहीं हुए वहाँ पर, तो हायर कोर्ट उसको चेंज कर सकती है। लेकिन जज देखता है कि यार लोअर कोर्ट ने भी सही अगर फैसला किया हुआ हो तो वो एक परसुएसिव अथॉरिटी बन जाता है। सही है। एक हॉरिजॉन्टल कोर्ट मतलब सेम लेवल की कोर्ट्स ने कुछ फैसले दिए हुए हों और सही लीगल प्रिंसिपल्स अप्लाई किए हुए हों तो भी एक परसुएसिव अथॉरिटी बन जाता है, परसुएसिव अथॉरिटी वो भी बन जाता है। अब नीचे एक रहते हैं, इन सम इंस्टेंस परसुएसिव अथॉरिटी मे बी प्रोवाइडेड बाय अ प्रीवियस डिसीजन इन अ फॉरेन कोर्ट। एक फॉरेन कोर्ट को भी एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी एक ऐसा फैसला, सिमिलर फैसला जिसके फैक्ट्स हमारे केसेस से, करंट केसेस से मैच कर रहे हो, उसके फैसले को भी एक परसुएसिव अथॉरिटी कंसिडर किया जा सकता है। अब 3.4 पॉइंट को देखें, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाउ कैन बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स बी अल्टर्ड और अवॉइडेड। एक बाइंडिंग प्रेसिडेंट है उसको चेंज या अवॉइड किस तरह किया जाता है, और इससे भी बहुत सारे एमसीक्यूज़ मैंने देखे हैं कि एग्जाम्स में आते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर ज़रा ध्यान से पढ़ें, इनको छोड़ दे, सब चीज़ें ध्यान से देखें। यहाँ पर Presidents can be sometimes be altered or avoided by judges. A binding precedent can be altered or avoided in the following ways: reversing the decision of a lower court. अब हायर कोर्ट ने देखा है यार लोअर कोर्ट ने फैसला लीगल प्रिंसिपल से अप्लाई नहीं किया गया, या कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में कुछ मसले थे, तो वो लोअर कोर्ट के फैसले को रिवर्स कर सकती है, ठीक है। ओवर रूलिंग अ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को ही ओवर रूल कर दिया। या है थर्ड पॉइंट, मेकिंग अ डिस्टिंक्शन बिटवीन केसेस। सही। अब यहाँ पॉइंट की डिटेल्स लिखी हुई है, इसको देखिए ज़रा। अब रिवर्सिंग डिसीजन ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब ओवर रूलिंग अ प्रेसिडेंट, इस पॉइंट को ज़रा गौर से देखें। अ प्रेसिडेंट स्टैब्लिश्ड बाय लोअर कोर्ट कैन बी ओवर रूल्ड बाय हायर कोर्ट। द हायर कोर्ट सेट्स असाइड द डिसीजन ऑफ द लोअर कोर्ट एंड द प्रेसिडेंट सीजेस टू अप्लाई। सी द कोर्ट्स एट द सेम लेवल आर यूजुअली बाउंड बाय प्रेसिडेंट्स आर सेट previously by a court at the same level, and so a president is normally overruled only by a higher court. A notable exception, however, has been the House of Lords. When it was the final court of appeal since 1966, it became possible for the House of Lords to overrule its own presidents. The same now applies to the Supreme Court. अब देखते हैं भाई, सेम लेवल की कोर्ट्स जो होती हैं वो भी प्रेसिडेंट से बाउंड तो होती हैं, लेकिन इसको ओवररूल कर सकती हैं, सिर्फ हायर कोर्ट इसको ओवररूल कर सकती है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स, सुप्रीम कोर्ट, अब जो सुप्रीम कोर्ट के नाम से जाना जाता है, सिर्फ 1966 के बाद सिर्फ वही एक वाहिद कोर्ट ऐसा है जो अपने ही सेट किए हुए प्रेसिडेंट्स को भी रिवर्स कर सकती है। सही। आगे नीचे देखें, द प्रेसिडेंट यूजुअली इंक्रीजेज इन अथॉरिटी विद टाइम। द लॉन्गर दे हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, कोर्ट्स बिकम इंक्रीजिंगली रिलक्टेंट टू ओवररूल एस्टैब्लिश्ड प्रेसिडेंट्स even if they no longer reflect the reality of current day practices. See, another reason why a court might be reluctant to overrule an established precedent is that the decision to overrule a precedent applies retrospectively and to all previous cases. This could have implications for legal agreements that would have been established, such as financial agreements, on the basis of what was understood to be the law. अब कोर्ट जो है, देखिए एक कोर्ट में एक फ़ैसला हुआ, सपोज करें 1950 में फ़ैसला हुआ, एक कोई केस था डैश वर्सेस डैश, 1950 में वो फैसला हुआ, वो प्रेसिडेंट अभी भी 2024 तक चलता हुआ आ रहा है। अब कोर्ट रिलेक्टेड होगी कि इतने लंबे फैसले को जो इतना पहले हो चुका है उसको ओवरटर्न करे। वो क्यों रिलेक्टेड होगी मैं बताता हूँ आपको। देखिए टाइम के साथ साथ जो प्रेसिडेंट होता है ना, उसकी अथॉरिटी बढ़ती जाती है। किस तरह बढ़ती जाती है कि इतने टाइम से फैसला चलता हुआ आ रहा है और अभी तक रिवर्स नहीं हुआ है, तो मतलब वो लॉ बिल्कुल सही अप्लाई किया गया है, और जितना आपका प्रेसिडेंट पुराना होगा उतना उसको पावरफुल कंसिडर किया जाता है, ठीक है। और दूसरा रीज़न क्यों कोर्ट अपने प्रीवियसली प्रेसिडेंट सेट किए प्रेसिडेंट को नहीं छेड़ती, क्योंकि उसके बाद से जो भी फैसले, सपोज कर 1950 में जो एक प्रेसिडेंट सेट हुआ है, 1950 से लेकर 2024 तक इतने ज़्यादा साल हुए, ऑलमोस्ट कितने 75 ईयर्स हो गए, ठीक है। 75 ईयर्स में उस 1950 के जो फैसले जो हुआ, 75 ईयर्स में उस प्रेसिडेंट के बेसिस पे बहुत सारे फैसले हुए होंगे। अब कोई प्रेसिडेंट ओवररूल अगर होता है ना, तो प्रीवियसली सारे केसेस पे भी वो उसको ओवररूल करना पड़ता है, उसकी इम्प्लीकेशंस बहुत सीरियस हो सकती हैं। अगर एक 1950 के प्रेसिडेंट के बेसिस के ऊपर से कुछ फैसला किया हुआ है
वो 2024 में आके वो रिवर्स होता है। तो बीच में इतने सालों में जो फैसले उस केस के बिहाफ पे किए हुए होंगे, उस प्रेसिडेंट के बिहाफ पे किए हुए होंगे, उस पर भी इम्पैक्ट आएगा। कुछ फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स हो सकता है उस केस के बिहाफ पे की गए हों, उस पर भी इम्पैक्ट आ सकता है। तो एक बहुत थोड़ा सा डिजास्टर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, जिसकी वजह से कोर्ट भी अवॉइड करती है इतने पुराने प्रेसिडेंट को हम ओवररूल ना करें, छेड़े ना उसको, भले ही वो करंट डे प्रैक्टिस से मैच ना कर रहे हैं। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर है। सही। तीसरा पॉइंट था इसका, मेकिंग ए डिस्टिंक्शन बिटवीन केसेस, डिस्टिंग्विशिंग। अ जज में अवॉइड अ प्रेसिडेंट बाय आइडेंटिफाइंग फैक्ट्स इन द करंट केस that make it different from a previous case. If the facts are sufficiently different, the judge in the current case does not have to follow the precedent of the previous case. शॉर्ट में ये समझाता हूँ भाई, डिस्टिंक्शन केस में अगर प्रेसिडेंट को अवॉइड करना है, सही, छेड़ना नहीं प्रेसिडेंट को, तो जज जो होता है करंट केस के जो फैक्ट्स होते हैं उसमें डिस्टिंग्विशिंग कर लेता है, इसमें डिफ्रेंशिएशन ले आता है प्रीवियस केस से, जिसको वो प्रीवियस प्रेसिडेंट्स को अवॉइड कर सकता है, प्रीवियस फैसलों को वो कंसिडर नहीं करता। वो कहता है कि भाई इस केस के फैक्ट्स अलग हैं और प्रीवियस किसी प्रेसिडेंट्स जो उससे मिलता जुलता है उसके फैक्ट्स अलग थे, तो हम उसको इग्नोर करेंगे, करंट फैक्ट्स के बेसिस पे हो सकता है वो नया एक प्रेसिडेंट सेट कर दे। सही। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, डिस्टिंग्विशिंग इज़ द मेन मेथड यूज बाय जजेस टू अवॉइड प्रेसिडेंट्स को अवॉइड करना है, तो इस केस के फैसलों में जो है, इस केस के फैक्ट्स में जो है वो थोड़े से डिफ्रेंसिएशन ले आओ, थोड़ा सा फ़र्क ले आओ। ठीक है। अब 3.5 पॉइंट देखें, सिचुएशन वेयर द कोर्ट इज़ नॉट बाउंड बाय इट्स ओन प्रीवियस डिसीजन। ऐसे कौन से सिचुएशन होते हैं जो कोर्ट अपने ही प्रीवियस डिसीजन से बाउंड नहीं होता, वो देखते हैं। A court such as the Court of Appeal is usually bound by precedents that it has established itself. However, there are 3 exceptions to this rule, which were stated in the ruling in the case of Young versus Bristol Aeroplane Co. Limited, 1994. A court is not bound to follow previous decisions of its own in the following situations. क्या situations हैं हम देखते हैं। When the court has made 2 conflicting decisions in the past, it must decide which of the 2 conflicting decisions it will follow. It cannot follow both of them. बहुत clear point है ये। The court must refuse to follow a previous decision that it has made if, in its opinion, the decision would have been overturned on appeal to the House of Lords, even though a higher court has not yet overruled the precedent. एक कोर्ट के आप प्रेसिडेंट को देखते हो, एक प्रेसिडेंट को देखते हो जहाँ आप सोचते हो यार अगर मैंने यही प्रेसिडेंट अभी यहाँ पर अप्लाई किया ना, सुप्रीम कोर्ट उसको ओवरटर्न कर देगी, हालांकि अभी किया नहीं है लेकिन कर देगी, आपको यह अंदेशा भी होता है, तो भी वो एक प्रीवियस डिसीजन को कोर्ट फॉलो करने से मना कर देती है। सही। तीसरा पॉइंट देखें, द कोर्ट इज़ नॉट बाउंड टू फॉलो अ प्रीवियस डिसीजन इट हैज़ मेड इफ़ इट इज़ सेटिस्फाइड दैट द प्रीवियस डिसीजन वॉज मेड पर इन क्यूरियम, विच मीन्स थ्रू लैक ऑफ केयर। अब वही एक बहुत आम बात है, अगर कोर्ट देखती है कि यार एक लैक ऑफ केयर के साथ फैसला हुआ था प्रीवियस केस में, कुछ लीगल प्रिंसिपल्स सही अप्लाई नहीं हुए या कोई लीगल डिस्क्रिपेंसी है, तो उस प्रीवियस प्रेसिडेंट को वो है जो कंसिडर नहीं करेगी। सही। एज स्टेटेड अर्लियर, द सुप्रीम कोर्ट कंसिडर्ड इटसेल्फ फ्री टू डिपार्ट फ्रॉम इट्स ओन प्रेसिडेंट व्हेन इट कंसिडर्ड दैट दिस इज़ द प्रॉपर थिंग टू डू। सुप्रीम कोर्ट तो अपने खुद के फैसले की पाबंद नहीं है, वो नए केस में देखती है कि यार प्रीवियस केस यहाँ पे, प्रीवियस केस के फैक्ट्स तो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहे, तो वो देखती है कि भाई वो कंसिडर नहीं करेगी अपने पुराने फैसलों को। हाउएवर इट विल नॉट डू दिस रेगुलरली और ईजिली, एंड द हाउस ऑफ लॉर्ड्स डिड सो ओनली अ फ्यू ओकेजन्स इन द पास्ट व्हेन इट वाज द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। अब ऐसा कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन हर बार नहीं करेगी, बहुत रेयरली ऐसा कोई केस आ जाए तो वो कर सकती है। अब हाउस ऑफ लॉर्ड्स जब था सुप्रीम कोर्ट की बजाय, उन्होंने भी सिर्फ कुछ ओकेजन्स पे ही किया है। सही है। आए अब इसके 3.6 पॉइंट पे जाते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स। क्या भाई फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं बाइंडिंग प्रेसिडेंट के, देखते हैं। देयर आर सेवरल एडवांटेजेस इन अ सिस्टम ऑफ लॉ बेस्ड ऑन बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स। Efficiency, it can save time and expense if case goes to court. The existence of precedent means that the legal arguments does not have to be repeated in the current case because they are already established. अब एक केस जा रहा है, उस केस के जो फैक्ट्स हैं वो एक प्रीवियस किसी प्रेसिडेंट से बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करते हैं, तो यहाँ पे लीगल आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, कोर्ट जो है अपना फैसला बहुत आसानी से दे सकती है, यहाँ पर टाइम बच रहा है, एफिशिएंसी आ रही है यहाँ पर, ये फ़ायदा है बाइंडिंग प्रेसिडेंट का। सर्टेनिटी, lawyers
and their clients should be able to predict what the outcome will be if their cases goes to court. ये हमने पहली क्लास में भी डिस्कस किया था कि बाइंडिंग प्रेसिडेंट होता है, उससे आपको एक प्रेडिक्टेबल आउटकम मिल जाता है पहले ही। अब जो है दोनों लॉयर्स जो हैं देखते हैं यार पहले भी ऐसा केस सिमिलर आया था, उस पर जज ने ये फैसला दिया था, उसके बिहाफ पे एक जो है प्रेडिक्शन बन जाती है। अब हो सकता है कि वो आउट ऑफ कोर्ट भी सेटल कर लें, जिससे कि पहले मैंने समझाया था आपको ये। तो एक सर्टेनिटी आ जाती है, एक बंदे को एक पता होता है कि यार कोर्ट में हम जाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सही, आगे आते हैं, कंसिस्टेंसी इन द लॉ। ठीक है, एक और ये इंपॉर्टेंट भी इसका एडवांटेज भी है कि प्रेसिडेंट को फॉलो करने से लॉ में कंसिस्टेंसी चली आ रही होती है। प्रीवियस केसेस के जो है फैक्ट्स को देखा जा रहा होता है, करंट केसेस के अगर जो फैक्ट्स मैच कर रहे होते हैं तो सिमिलर टाइप का फैसला दिया जाता है। तो एक लॉ में कंसिस्टेंसी आती है और पूरे यूके में आती है, किसी एक स्टेट में नहीं फॉलो हो रहा होता, पूरी यूके में आ रही होती है और हर जगह जो है कंसिस्टेंसी के साथ जो है लॉ फॉलो किया जा रहा होता है। ठीक है, नई चीज़ ये देखें, फ्लेक्सिबिलिटी इन द लॉ। जजेस आर एबल टू इंटरप्रेट द एग्जिस्टिंग लॉ इंक्लूडिंग स्टैच्यू लॉ बाय क्रिएटिंग न्यू प्रेसिडेंट्स। दिस गिव्स सम फ्लेक्सिबिलिटी टू लॉ बिकॉज जजेस आर एबल टू डेवलप न्यू लॉ विदाउट द नीड फॉर न्यू लेजिस्लेशन बाय स्टैच्यू। अब जजेस देखते हैं कि भाई यहाँ पे एक नया प्रेसिडेंट सेट हो सकता है, ठीक है, और आगे आने वाले केसेस में भी यही प्रेसिडेंट फॉलो होना है, तो एक तरीके से जो अदालत जो है नई कानून साजी कर रही हो। अब कानून साजी का प्रोसेस जो होता है हमने पढ़ा है कि यार पार्लियामेंट में करारदाद पास होती है, एक रेजोल्यूशन पास होता है, उसके बाद से कोई कानून अमल में आता है। अब कोर्ट जो है वो एक प्रेसिडेंट के थ्रू भी, बाइंडिंग प्रेसिडेंट के थ्रू भी काम कर सकती है, सिमिलर काम कर सकती है। एक केस के फैक्ट्स देखे उन्होंने और उस पर फैसला दिया। अब वो आगे आने वाले जो कोर्ट्स के केसेस होंगे उस पर भी वो जो है वो अपना एक क्या कहते हैं इस पर प्रेशर डाल सकते हैं, एक अपना इम्पैक्ट डाल सकते हैं कि आगे आने वाली कोर्ट्स भी इससे मिलते जुलते फैसले करेंगे। तो एक तरीके से एक नया लॉ भी पास कर सकते हैं कोर्ट्स बाइंडिंग प्रेसिडेंट के थ्रू। ठीक है, अब जहाँ इतने सारे इसके फ़ायदे हैं वहाँ कुछ नुकसान भी हैं। सबसे बड़ा नुकसान इसका ये देखें, the large number of presidents, there is a large number of reported legal cases that can be cited as precedents in a current case। अब बहुत सारे फैसले होते आ रहे हैं, यूके की हिस्ट्री भी वैसे बहुत बड़ी, कई सौ साल पुरानी हिस्ट्री, कई सौ साल से इनकी कोर्ट्स चलती हुई आ रही हैं। अब इतने सारे केसेस हुए हैं, इतने सारे प्रेसिडेंट सेट्स हुए हैं कि वकीलों को, जजेस को पुराने जो है केसेस को देखने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और हर जो है प्रेसिडेंट बाइंडिंग भी होता है अगले आने वाले केसेस के लिए। तो जजेस के लिए भी एक फ़ैसला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, हम किस प्रेसिडेंट को फॉलो करें, क्योंकि इतने सारे प्रेसिडेंट्स प्रीवियसली सेट हुए होते हैं। आगे आए, अनजस्ट प्रेसिडेंट्स। इन सम केसेस अ प्रेसिडेंट माइट बी अनफेयर और अनजस्ट अनलेस द प्रेसिडेंट इज ओवरटर्न बाय अ हायर कोर्ट। अनफेयर डिसीजंस विल बी कंटिन्यूड इन फ्यूचर केसेस। द लॉ इज वीकेंड व्हेन इट इज़ सीन टू बी अनफेयर। अब हो सकता है कोई प्रेसिडेंट सेट किया हुआ हो और वो अनजस्ट हो, किसी के साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हो गई हो। अब क्योंकि बाइंडिंग प्रेसिडेंट होता है, आगे आने वाले केसेस में भी सिमिलर जो है फैसले दिए जाएंगे, तो जो अनजस्ट प्रेसिडेंट होता है ना वो आगे आने वाले केसेस के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। ये एक डिसएडवांटेजेस होता है बाइंडिंग प्रेसिडेंट का। सी, जुडिशरी मेक्स द लॉ। ऑल्सो जजेस आर इंटरप्रेटिंग द लॉ when they create new precedents, they also in effect of making new law. It could be argued that the judiciary should not make new law, but it should do no more than interpret the established law. Sorry. अब देखिए यहाँ पर ये पॉइंट जिससे हमने डिस्कस किया था कि एक बाइंडिंग प्रेसिडेंट के थ्रू हो सकता है कि जजेस जो है एक नया कानून बना दे। अब यहाँ पे एक इख्तलाफ आ जाता है कि यार कानून बनाना तो यार लेजिस्लेशन का काम है, पार्लियामेंट का काम है, कोर्ट ये काम क्यों कर रही है? कोर्ट का काम तो जो है लॉ को इंटरप्रिटेट करना है, सिर्फ उसको लॉ को समझाना है, सही, उसका काम कानून बनाना नहीं है। लेकिन बाइंडिंग प्रेसिडेंट के थ्रू वो कानून बना भी रही है। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। अब ये हमने आज के जो क्लास में है वो 2 टॉपिक्स कवर कर लिए इसके। इन टॉपिक्स के अगेंस्ट, इन टॉपिक्स को लेकर आपको अगर कोई सवाल हो तो बिल्कुल आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इंशाल्लाह एक वीकली क्लास एक जल्द रखेंगे जिसमें हम इन 3 टॉपिक्स के जो है MCQs डिस्कस करेंगे किट से। ठीक है, तो फिर अगली क्लास में हम मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।